ऑनलाइन क्लासेस में और एक बार स्वागत है। तो टॉपिक हमारा शुरू है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक टॉपिक देखते समय इसके पहले का जो लेक्चर अपना कंप्लीट हुआ है उस लेक्चर में एक्चुअल हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, मतलब वेव थ्योरी ऑफ लाइट, है कि नहीं। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कहना था, मतलब जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी उसका कहना था जो लाइट होता है, लाइट और लाइट जैसे जो बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं वो वेव के फॉर्म में क्या होते हैं, प्रोपोगेट होते हैं, है ना। द लाइट एंड अदर टाइप ऑफ रेडिएशन आर प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और जनरली जो वेव्स है या जो रेडिएशंस होते हैं जनरली विच आर एसोसिएटेड द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट्स व्हाई दैट रेडिएशन आर आल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो वेव्स या रेडिएशंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वहां पे एसोसिएट होती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर वहां पे एसोसिएट होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस रेडिएशन को हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो थ्योरी थी मैक्सवेल की, या उसी तरह उसी थ्योरी को नाम दिया गया था वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो इस थ्योरी के अनुसार लाइट का और जनरली जो वेव है उसका नेचर हमने बताया था, ठीक है। अभी उसी तरह अगर हम देखते हैं तो जनरली जो लाइट है हमने उसके पहले बता दिया था कि जनरली जो लाइट होता है जब किसी मैटर के साथ वो इंटरैक्ट होता है, तो मैटर के साथ जब इंटरैक्ट होगा तो जनरली इट बिहेव एज अ पार्टिकल नेचर, इट बिहेव एज अ पार्टिकल नेचर। और उनको हमने कहा था इट बिहेव एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज अ फोटॉन्स। लेकिन वही लाइट अगर प्रोपोगेट होता है तो दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इसके कारण उस थ्योरी के बेस पे वेव थ्योरी ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशंस के बेस पे हमने बताया था कुछ डेफिनेशन जो इसके पहले के लेक्चर में हमने बताया था, जहां पे लाइक एज वेवलेंथ, दूसरी डेफिनेशन हमने बताई थी फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट वन थी वहां पे वेव नंबर और उसी के साथ एम्पलीट्यूड। तो वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव नंबर्स क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी इसके पहले का जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने ऑलरेडी कुछ डिस्कशन किया है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो आज का जो अपना ये लेक्चर रहेगा, मतलब इसके पहले मैंने आपको बताया कि जब मैटर इंटरेक्ट होता है किसी मैटर के साथ तो इट बिहेव लाइक एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, और दैट पार्टिकल को नाम दिया गया एज अ फोटोन। और लेकिन जब वो प्रोपोगेट होता है तो इन द फॉर्म ऑफ वो वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट होता है, मतलब लाइट क्या करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव का नेचर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। या जो भी रेडिएशन है लाइट के अलावा वो क्या करते हैं, पार्टिकल और पार्टिकल के साथ साथ वहां पे वेव्स का नेचर वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को तो हमने क्या कहा था, ड्यूअल नेचर, मतलब लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यूअल नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस ड्यूअल नेचर में वेव का जो नेचर है वो ऑलरेडी हमने उस थ्योरी में एक्सप्लेन कर दिया है। तो हमें अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका हमें क्या करना है, पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों वो पार्टिकल नेचर है ऐसा कंसिडर किया गया है, तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो मैक्स प्लैंक नाम का जो साइंटिस्ट था उसने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थे, लाइट थे, उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया। और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसका थोड़ा सा डिस्कशन किया, उसके बारे में स्टडी प्रोवाइड की और एक थ्योरी वहां पे डेवलप की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। उस थ्योरी को उसने नाम दिया था क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो आज के लेक्चर में हमें क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बेस पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से वेव के अलावा पार्टिकल नेचर कैसे बिहेव करेंगे, मतलब वो पार्टिकल नेचर क्यों शो करते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो 1900 में जो मैक्स प्लैंक नाम का साइंटिस्ट था उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का और बाकी के जो हॉट बॉडी थे वो किस तरह से एनर्जी इमिट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद उन्होंने ऐसा बताया कि जनरली जो भी बॉडी रहती है, जो भी सब्सटेंस रहता है वो क्या करता है, एनर्जी इमिट करता रहता है या तो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी इमिट और एब्सॉर्ब करता नहीं है, वो डिस्क्रीट एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में एनर्जी क्या करता है, इमिट और एब्सॉर्ब करता है। कोई भी जो सब्सटेंस रहता है वो एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है या तो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्मॉल एनर्जी पैकेट।
मतलब उस पैकेट को उसने नाम दिया था क्वांटा, या उसी को उसने नाम दिया था फोटॉन्स। जो एनर्जी का छोटा छोटा पैकेट होता है उस पैकेट को उसने नाम दिया था क्वांटा, या उसको हम क्या कहते हैं फोटॉन्स, या उसको हम क्या कहते हैं क्वांटम, उसको हम क्या कहते हैं क्वांटम। ठीक है, तो एक्चुअल उसने बताया कि जो एनर्जी वहां पे इमिट और एब्जॉर्ब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है तो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के फॉर्म में, बंडल के फॉर्म में करता है, और उस पैकेट को और बंडल को नाम दिया गया एज अ क्वांटा या तो फिर फोटॉन्स, या उनको ही हम क्या कहते हैं क्वांटम। और इसके कारण ही उस थ्योरी का नाम आया है प्लैंक क्वांटम थ्योरी या क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, तो उस थ्योरी के अनुसार ये तो बता दिया गया है कि जनरली कोई भी सब्सटेंस वहां पे एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब क्या करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट कॉल्ड एज अ क्वांटा और फोटॉन्स। तो जो किसी भी फोटॉन्स की, किसी भी क्वांटम की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी उस क्वांटम में रहने वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी क्या है ये हमने ऑलरेडी इसके पहले बता दिया, एम्पलीट्यूड क्या है ये भी बता दिया, तो फ्रीक्वेंसी से वो डायरेक्टली डिपेंड है, नॉट एम्पलीट्यूड। और किसी भी क्वांटम की, किसी भी फोटॉन की, किसी भी क्वांटा की जो एनर्जी होती है विच इज गिवन बाय एच न्यू। वहां पे एच मतलब क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी उसकी एनर्जी चेंज होती है, मतलब एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी होती है, हर क्वांटम की एनर्जी एक फिक्स अमाउंट में होती है। तो उस थ्योरी के कुछ वहां पे पोस्टुलेट्स थे, कुछ पॉइंट्स उसके बारे में बताए जो यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि 1900 में मैक्स नाम का जो मैक्स प्लैंक नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने एक थ्योरी वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में वहां पे डेवलप की है, प्रपोज की है, एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, एंड व्हिच आर एक्सप्लेन देयर इज अ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, सो बता दिया फर्स्ट पॉइंट इन 1900 Max Planck proposed or developed a theory, and that theory is called as a quantum theory of radiation, and that quantum theory of radiation are explain the black body radiation। अभी black body क्या है? black body मतलब एक कोई भी आइडियल ऐसा बॉडी जो क्या कर सकता है वहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे इमिट कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, इन एनी फ्रीक्वेंसीज दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस और दैट टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज अ ब्लैक बॉडी। और उस प्रकार का जो रेडिएशन वो इमिट करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको हम क्या कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन थी, उस थ्योरी के अनुसार अगर हम देखते हैं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी होती है विच इज डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी, उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, नॉट एम्पलीट्यूड। वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती नहीं है। सो एनर्जी ऑफ any electromagnetic radiation is depends upon only in its frequency, not amplitude। तो उसके साथ साथ जनरली जो प्लैंक है, उस प्लैंक ने जो एनर्जी इमिट करने वाला जो बंडल था, पैकेट था, उसको मैंने तो ऑलरेडी पहले बता दिया क्वांटा, फोटॉन्स, और उसको हम क्या कहते हैं क्वांटम। सो प्लैंक गिव द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट एनर्जी क्वांटिटी कॉल्ड एज अ क्वांटम। आप ये भी बोल सकते हैं क्वांटम के अलावा फोटॉन्स एंड क्वांटम, and which can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation। मतलब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो एनर्जी इमिट या एब्सॉर्ब या इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट, उस स्मॉल एनर्जी पैकेट के बंडल को नाम दिया क्वांटा और फोटॉन, और आल्सो कॉल्ड एज अ क्वांटम। और जो हर क्वांटम होता है, मतलब जो वन क्वांटम होगा तो हर एक वन क्वांटम की, हर एक फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। So the energy of one quantum of radiation क्या रहेगा प्रोपोर्शनल रहेगा, क्योंकि हमने बता दिया कि वो डायरेक्टली डिपेंड, मतलब वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव या रेडिएशन, एंड विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला। हर एक क्वांटम की जो एनर्जी हो अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला क्या है, रिलेशन क्या है, E इक्वल टू एच न्यू है। H मतलब क्या है प्लैंक कांस्टेंट, बाद में इस प्लैंक कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू डिटरमाइन की गई, कितना है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन, जो भी रेडिएशन है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद में देखा गया है कि जनरली
ये जो थ्योरी है प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बाद जो अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम का साइंटिस्ट था, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने क्या किया, इस थ्योरी के बेस पे 1905 में जनरली एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैरी आउट किया। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में हमें सिलेबस में, बोर्ड सिलेबस में दिया नहीं है। सो इन 1905 अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किस थ्योरी का उसने बेस किया, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। और बाद में वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन कर दिया था, तो उन्होंने ये जो थ्योरी ली थी क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, तो उन्होंने एक कंसीडर किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो स्ट्रीम होंगे किसके, फोटोन के, क्वांटम के या क्वांटा के, एंड दैट इज हैविंग एनर्जीज h। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब एग्जैक्टली क्या है। सपोज अगर हम कोई भी एक मेटल का कंसिडरेशन करते हैं, एक मेटल सरफेस अगर हम कंसिडर करते हैं, सपोज एक मेटल सरफेस है, किसी भी प्रकार का एक मेटल, ये मेटल प्रेजेंट है, मेटल में बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं कि मेटल्स, कोई भी जो मेटल्स होता है वो एटम से बनता है, मतलब कोई भी मैटर एटम से बनेगा। इस एटम में न्यूक्लियस वगैरह, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हमें तो पता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। जब क्या होता है, कोई भी एक रेडिएशन या लाइट इस मेटल सरफेस पे गिरती है जिसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और वो एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ऐसा अगर रेडिएशन या लाइट क्या होता है इस मेटल सरफेस पे पड़ता है, मेटल सरफेस पे फॉल्स होता है, तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, इजेक्ट किया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। तो उस टाइप की जो प्रोसेस है, उस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि इजेक्शन है, जिस प्रोसेस में क्या होता है, इजेक्शन होता है, इजेक्टाइल होता है। किसका इजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। कहां से होता है, मेटल सरफेस में से। और कब होगा, जब किसी भी लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें फॉल्स होती है, गिरती है, तब उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, द प्रोसेस इन विच इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस when there is an incident of light or other radiation with the sufficient amount of energy, that type of process is called as a photoelectric effect। ठीक है, तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इस आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने 1905 में एक्सप्लेन कर दिया था, इसी थ्योरी का सहारा लेके, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, और वो करते समय उन्होंने ये मान लिया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो क्या है, स्ट्रीम रहते हैं फोटॉन्स की, हैविंग उस फोटॉन में एक एनर्जी होती है, दैट इज h। मतलब ये जो थ्योरी है वो थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही है, लाइट या अदर टाइप के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो किससे बने होंगे, पार्टिकल से। मतलब ये पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल अपना कंप्लीट हुआ, आप जल्दी से उसको नोट कर लो। चलो बच्चों, तो लास्ट आर्टिकल हमने यहाँ पे बताया, यहाँ पे इसका पहले का ये आगे हमें देखना है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, तो जनरली क्या होता है, जो भी सब्सटेंस होता है वो जब उस पे रेडिएशन गिरते हैं या लाइट गिरता है तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और बाद में जो एब्जॉर्ब एनर्जी वो क्या करता है, वो इमिट करता है। तो उस टाइप के इमिशन लाइन्स ऐसे डिस्क्रीट लाइन होते हैं, डिस्क्रीट लाइन क्रिएट होते हैं, ठीक है ना, जिसमें अलग अलग रीजन की वेवलेंथ होती है, आपको पता है वो फिजिक्स में, रेड, ब्लू, वायलेट, इस प्रकार की कलर लाइन। तो एक एनर्जी प्रकार का बैंड फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो एक अरेंज किया गया है, अलग अलग टाइप के जो रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार उसको वहाँ पे अरेंज किया है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। दैट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा बताया। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो भी एक सब्सटेंस होता है जब उस पर कोई तो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी गिरती है या उसको जब हम हीट करते हैं तो जनरली वो क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, और हीट एब्जॉर्ब करने के कारण वो क्या होता है, एक्साइट होता है। तो उस टाइप की जो स्टेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट।
और जब एक एक्साइटेड स्टेट में कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है तो जो एब्जॉर्ब एनर्जी रहती है उसने की वाली, वो क्या करता है, कुछ टाइम के बाद वो क्या करता है, इमिट करने लगता है। तो उस इमिशन को ही हम क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में हमें पढ़ना है, इमिशन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा, और एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम भी होता है। तो ज़्यादा डिटेल में हम देखेंगे लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस किसी सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, इरेडिएट करते हैं, मतलब उसके इन्वॉल्व में लाते हैं, उसके पास लाते हैं, लाइट के पास, मतलब उसको लाइट के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या करता है, वो लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। व्हेन अ सब्सटेंस इज इरेडिएटेड या कंबाइंड रिएक्टेड विथ लाइट, लाइट के साथ जब वो कंबाइन होता है, लाइट में अगर उसको पास करते हैं, लाइट में अगर लाइट के आजू बाजू में उसको अगर रखते हैं तो क्या करता है, उस लाइट में से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। So when a substance is irradiated or reacted with light या combined with light, then it absorb the energy. Light energy को क्या करता है, absorb करता है। अब इस substance मतलब क्या होगा, कोई तो भी atoms होंगे, molecules हैं, या उसमें कौन होता है, ions होता है। मतलब atoms, molecule और ions which absorb the radiations। जो light के radiations होते हैं वो क्या करते हैं, वो substance में रहने वाला एक तो एटम के फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा, या तो फिर आयन के फॉर्म में होगा। मतलब वो एटम्स, मॉलिक्यूल या जो आयंस रहेंगे वो क्या करते हैं, उस रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करते हैं। जब वो एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं तो थोड़ा सा अनस्टेबल बनते हैं। उस टाइप की जो स्टेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड। दैट स्टेट इज कॉल्ड एज अ एक्साइटेड स्टेट। सो एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस are absorb the radiations or energy, then that is called as a excited, that substance called excited substance। ठीक है, सिमिलरली हमने बताया कि लाइट के साथ जब वो इंटरेक्ट होता है कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस, तब वो क्या होता है, एक्साइट होता है। उसी तरह अगर हम किसी सब्सटेंस को अगर हीट प्रोवाइड करेंगे, मतलब उसको अगर हीट देते हैं तो वो हीट देने के बाद वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, उसके कारण भी वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। सो यहाँ पे हमने बताया हीटिंग कैन आल्सो रिजल्ट इन द एक्साइटेड स्टेट। मतलब किसी भी सब्सटेंस को अगर लाइट के साथ ही कंबाइन करना है, इसकी कुछ जरूरत नहीं, उसको अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो भी वो क्या करता है, हीट के फॉर्म में से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और बाद में उसके एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, अभी एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या होगा, जो भी सब्सटेंस, जो भी एटम्स रहेंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो जितनी सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्सॉर्ब की थी उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएशंस के फॉर्म में क्या करता है, वो इमिट करता है। सो व्हेन एक्साइटेड स्पीसीज मतलब सब्सटेंस, जो भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, जो भी हम कंसीडर करते हैं, व्हेन अ एक्साइटेड स्पीसीज गिव्स अवे, वो छोड़ देते हैं, क्या छोड़ते हैं, गिव्स अवे, क्या करते हैं, वो गिव्स अवे द एब्सॉर्ब एनर्जी। उन्होंने जो एनर्जी एब्सॉर्ब की थी वो क्या करते हैं, लूज करते हैं, छोड़ देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में वो छोड़ देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो उस टाइप की जो प्रोसेस वहां पे होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमिशन ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, सो जो भी सब्सटेंस है जिसने एक्साइटेड स्टेट में वो आ चुका है, मतलब उसने कुछ तो अमाउंट ऑफ एनर्जी हीटिंग करने के कारण या तो फिर लाइट के साथ इंटरेक्ट होने के कारण जो एनर्जी एब्सॉर्ब की, वो बाद में एक्साइटेड स्टेट में आता है। और एक्साइटेड स्टेट रहने वाला जो स्पीसीज है, जो भी सब्सटेंस है, वो थोड़ी देर बाद क्या करता है, कुछ देर बाद क्या करता है, एब्सॉर्ब एनर्जी गिवन अवे करता है, मतलब वो एनर्जी छोड़ देता है। और एनर्जी जो छोड़ने की जो प्रोसेस होती है वो रेडिएशंस के फॉर्म में वो एनर्जी इमिट करता है, छोड़ देता है। तो उस प्रकार का जो रेडिएशन है जिसमें वो इमिट करता है, उस टाइप की जो प्रोसेस वहां पे होती है, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और वहां पे जो रिकॉर्डेड स्पेक्ट्रम होता है, जो इमिटेड वहां पे रेडिएशंस के कारण, उसको हम क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस सब्सटेंस में से अगर वो एनर्जी सपोज एब्सॉर्ब करता है और कुछ एनर्जी वहां पे वो क्या करता है, रेडिएट करता है, तो इसके कारण जो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट इज कॉल्ड एज अ that recorded spectrum is called as a emission spectrum। और अगर जितने सारे एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं, ऑफ ऑल एटम्स या ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट सबसे छोटा है और इसके कारण उसका जो स्पेक्ट्रम रहेगा, इमिशन स्पेक्ट्रम रहेगा, वो कैसा रहता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा।
So of all elements, hydrogen has the simplest emission spectrum. ठीक है, उसी तरह अगर हम देखते हैं तो क्या किया गया है, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसमें व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया थ्रू द हाइड्रोजन गैस, गैसेस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या किया गया, पास किया गया। जब ये गैसेस मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस मतलब वो आप में मॉलिक्यूल गैसेस स्टेट में होते हैं, तो उस गैसेस हाइड्रोजन में जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर दें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, वो ब्रेक होंगे, और किसमें ब्रेक होंगे, हाइड्रोजन एटम्स में। सो व्हिच आर डिसोशिएट एंड इमिटेड इनटू इट्स एटम्स, ओके, डिसोशिएट इनटू इट्स हाइड्रोजन एटम्स, एंड वो क्या करते हैं, इमिट करते हैं रेडिएशन। ठीक है, मतलब जब गैसेस हाइड्रोजन में से हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने के कारण हाइड्रोजन गैस से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिसोशिएट होते हैं, ब्रेक होते हैं, स्प्लिट अप होते हैं, किसमें, उनके हाइड्रोजन एटम्स में, और हाइड्रोजन एटम्स में वो डिसोशिएट होने के बाद वो क्या करते हैं, इमिट करते हैं रेडिएशंस। वो हाइड्रोजन एटम क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में चले जाने के बाद वो क्या करते हैं, वहां पे इमिशन करते हैं एज अ रेडिएशंस के फॉर्म में। ठीक है, सिमिलरली जो हाइड्रोजन के बारे में अगर हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज, जो सेवरल सीरीज लाइन से वो क्या होता है, बना होता है, और ये जो सेवरल लाइन है उनको बाद में क्या किया है, जब उनकी डिस्कवरीज हुई तो उनको नाम दिया गया है, यानी अलग अलग जो साइंटिस्ट थे, 5 नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन सीरीज को नाम दिया लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज। तो जैसे जैसे उनकी डिस्कवरी हुई तो डिस्कवरी के बाद उनको क्या किया गया, नाम दिया गया, जो कि आपके सामने उस बोर्ड पे जो नाम से उन सीरीज के वो लिखे हुए हैं। सो द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ द सेवरल सीरीज ऑफ लाइन एंड दैट लाइंस आर नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरीज, उनके डिस्कवरीज होने के बाद उनको नाम दिया गया। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं जो बाल्मर नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने 1885 में एक्सप्रेस कर दिया था कि जो वेव नंबर्स है, किसके बारे में एक्सप्रेशन दिया था, वेव नंबर ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उन्होंने वेव नंबर के फॉर्म में वहां पे एक्सप्रेस कर दिया बाय द फार्मूला। क्या फार्मूला था, वेव नंबर, हमने डेफिनेशंस बताई है इसके पहले, वेव नंबर न्यू बार से हम रिप्रेजेंट करते तो उनका जो एक्सप्रेशन था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, क्या है, वेव नंबर इक्वल टू 109677 ब्रैकेट में 1/2 2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर इन सेंटीमीटर। फिर वहां पे जो n होती है, 1 मतलब क्या है, वहां पे इंटीजर नंबर्स, और वो इंटीजर नंबर ग्रेटर देन 2 से ज्यादा रहेंगे, मतलब 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन कर दिया था ये रिलेशन और ये एक्सप्रेशन, जो वेव नंबर का वो रिलेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। उसी के बाद जनरली जो लाइन डिस्क्राइब किया था बाय फार्मूला, उस फार्मूला जो ये लाइन डिस्क्राइब करेगा, जो भी लाइंस इस फार्मूले को डिस्क्राइब करेगा, जो भी लाइंस इस फार्मूला अगर ओबे करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज। ठीक है, उनके बाद जनरली जो रेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने फाउंड किया कि ऑल जो 5 सीरीज थी, मतलब बाल्मर सीरीज ही नहीं, बाकी के बहुत सारे जो सीरीज है 5 सीरीज, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, तो वो क्या करता है, जनरली ऑल टाइप के जो सीरीज है ऑफ लाइंस वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ऑल टाइप के जो सीरीज है वो क्या करते हैं, इस टाइप का फॉर्मूला ओबे करते हैं, इस फॉर्मूला को डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो फॉर्मूला उन्होंने फाइंड आउट किया वेव नंबर्स के लिए। सो वेव नंबर्स न्यू बार इक्वल टू 109677, इन ब्रैकेट में क्या लिखा उन्होंने, क्या बताया, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, वहां पे n1 का मतलब क्या है, n1 मतलब 1 2 3 भी जो भी नंबर इंटीजर नंबर, और अगर हमें n2 फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो n1 है वो n1 प्लस उसमें 1 n1 प्लस 2 n1 प्लस 3 n1 प्लस 4, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू है, फिक्स वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, उस वैल्यू को ही बाद में नाम दिया गया एज अ रेडबर्ग कांस्टेंट।
ठीक है। तो ये जो टेबल वहाँ पे दिया है, इस टेबल का मतलब क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ये जो सीरीज है बाल्मर सीरीज वगैरह, लाइक एज हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर दें, जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक एज यहाँ पे n इक्वल टू क्या है 1, सपोज यहाँ पे n इक्वल टू क्या है 2, n इक्वल टू क्या है 3, n इक्वल टू क्या है 4, n इक्वल टू क्या है 5, n इक्वल टू क्या है 6, n इक्वल टू क्या है 7, n इक्वल टू क्या है इंफिनिटी है। ठीक है, इस तरह से हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। अभी अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 इस लाइन में कहाँ से, इस लाइन से वो जुड़ सकता है। अगर 1 के लिए देखना है तो यहाँ से आएगा, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आएगा, ठीक है, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा। तो इसको सबसे पहले लेमन सीरीज कहा गया है, कॉल्ड एज अ लेमन सीरीज। मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो n1 कंसिडर किया हमने, कहा से जो भी लेना है। तो यहाँ पे जो लेमन सीरीज है, तो लेमन सीरीज में n कितना है, n1 कितना है, इनिशियल का कितना है 1 है, और 1 है मतलब वहां पे n मतलब 1 है वहां पे 1 है, कहाँ से स्टार्ट होगा उसमें n2 से, मतलब 2 3, सो लिखा है यहाँ पे 2 3 और सो ऑन 4 5 6 जो भी होगी, सही है ना। अभी उसके बाद कौन सी है बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज में लाइक n इक्वल टू कहाँ से लेंगे हम 2 से लेते हैं, n इक्वल टू 2 रहेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से लाइन आ सकती है, यहाँ से आएगी, मतलब कहाँ से आएंगी, सबसे पहले n2 में कहाँ से आएंगी 3 से, बाद में कहाँ से आएंगी 4 से, और डॉट 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 दिया मतलब क्या से आएंगे, यहाँ से आएगा आगे से, ठीक है। इसको हम कहेंगे बाल्मर सीरीज। अभी बाल्मर सीरीज के बाद पास्चर सीरीज का अगर हम देखेंगे तो n इक्वल टू कितना है, n1 इनिशियल कितना रहेगा 3, तो ये आएगा। तो वहां से स्टार्ट कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से आएगा, मतलब यहाँ से, सॉरी सबसे पहले कहाँ से आएगा 4 से, 4 उसके बाद 5, उसके बाद डॉट डॉट दिया मतलब 6 7, ठीक है। तो इस तरह से आप वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आर्टिकल अपना लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में कंप्लीट हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे पूरा पार्ट एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद एक्चुअल जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जो भी सबसे इम्पोर्टेंट और एक थ्योरी और एक मॉडल वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, उस मॉडल का नाम है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के हम बारे में डिस्क्राइब फॉर्म में अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी, ठीक है।